नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में कई प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं सीखी थी जो हमारे कोर्स से संबंधित है। आज उसी क्रम में ये दो रासायनिक अपक्रिया और हैं, तो इनको नोट में आप लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहले इसको बता दूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके पूर्ण होने के बाद ऊष्मा प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा। देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है, वह विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है या हमें प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका देखिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, जैसे ये है हमारा बिना बुझा हुआ चूना CaO, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और निकलती है ऊष्मा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि उत्पाद के साथ हमें क्या भी प्राप्त हो रही है? ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप लोगों ने देखा होगा, आप चाहें तो अपने घर पर भी इसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस करना क्या है कि बाजार से क्या लेके आनी है? कलई लेके आनी है, जो जिससे सफेदी करी आती है, चूना वाली जो कलई होती है, उसे उसमें क्या मिला देना है? पानी मिला देना है। तो आप देखोगे क्या बन जाएगा? CaOH का वोल्टेज बन जाएगा और बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। आपने अपने बचपन में देखा होगा, जब घर में पुताई के लिए कलई लाई जाती थी तो जैसे उसमें पानी डालते थे वो ऑटोमेटिक गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा हो, करके भी देख सकते हो। आइए अब देखिए दूसरा। तो दूसरा है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ये बिल्कुल इसकी ठीक उल्टी होती है। इसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती है और इस वाली में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, यानी इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए नाम रखा गया इसका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए कैसे? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़कर उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। या इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए इसका, CaCO3, मैंने बताया था चूना पत्थर होता है ये, और इसे हमें क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है बहुत सारी, और उसके बाद ये कायम बदल जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाता है बिना बुझा हुआ चूना, और क्या बनती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लें एक बार, वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस क्रिया को संपन्न होने के लिए, वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों से ही कभी कभी बोर्ड में एक दो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें। अब हम जानते हैं संक्षारण के बारे में। आइए देखिए संक्षारण क्या है। तो संक्षारण समझने के लिए सबसे पहले बता दें कि जब कोई धातु वायु, नमी आदि के संपर्क में आती है, तब वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आइए मैं समझाऊं, देखिए कैसे। आपने देखा होगा लोहे की चीज हो या कोई भी, बहुत सारी धातुएं हैं जो धीमे धीमे वायु, नमी आदि के संपर्क में आके नष्ट होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं। उसी को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे कि आपके घर में कोई लोहे के दरवाजे वगैरह हों और बाहर की साइड में हों, और यदि उस पर पेंट ना किया गया हो, तो आप देखोगे वो साल 6 महीने में उस पर जंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले उदाहरण है हमारा लोहे पर जंग लगना, ये भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। मैंने बताया था, आपने देखा होगा अमूमन कोई भी लोहे की अगर वस्तु है और यदि उस पर हमने प्रॉपर तरीके से पेंट नहीं किया हुआ है और वो बाहर मान लीजिए बारिश वगैरह में भीगती है या वायु के संपर्क में रहती है, तो आप देखते होंगे कि साल 6 महीने के अंदर उस पर धीमे धीमे जंग आने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना। आपने देखा होगा घरों में जो आभूषण वगैरह होते हैं चांदी के बने हुए, माताजी वगैरह जो पहनती हैं, तो वो देखा होगा जब नए होते हैं तो उनमें बहुत विशेष चमक होती है, और जैसे जैसे वो पुराने हो चले जाते हैं उनकी चमक कम हो जाती है और ब्लैक कलर उसमें आना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। यानी चांदी पे भी धीमे धीमे जंग आने लग जाती है, ब्लैक कलर की, जो क्या होती है? संक्षारण बोलते हैं, और धीमे धीमे वो नष्ट होने लग जाती है। अच्छा, तीसरा, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना। यदि आपने तांबे की कोई चीज देखी हो, तांबे का कड़ा पहना हो या तांबे का जग वगैरह घर में देखा हो, तो उसमें देखोगे या तो उसको प्रॉपर तरीके से साफ ना किया जाए तो उसमें हरे कलर की क्या आ जाती है? ऊपर से एक परत चढ़ जाती है। या जो लोग तांबे का कड़ा पहनते होंगे वो उन्होंने कभी देखा होगा, तो उसमें जहाँ वो पहनते हैं हल्का सा हरा हरा कलर थोड़ा सा उस पर हाथ पे हो जाता है हमारे, अगर प्रॉपर साफ उसको ना किया जाए तब। तो ये उदाहरण है हमारे संक्षारण के। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? संक्षारण के। अब देखिए, यहाँ से अब सवाल बनता है कि यदि संक्षारण हो रहा है तो उसको बचाया कैसे जाए, यानी कौन से ऐसे उपाय करे जाएं कि जिससे हमारी धातु संक्षारित होने से क्या हो सके? बच सके। आइए समझते हैं। सबसे पहला तो संक्षारण से बचने के कुछ निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, पेंट करके, ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। ये लोहे के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। यदि आपके पास लोहे की कोई चीज़ है, मान लीजिए आपके घर में लोहे का गेट बना हुआ है, लोहे की खिड़कियां दरवाजे बने हुए हैं, तो यदि आपने उस पर अच्छे से पेंट कर रखा है तो आप देखोगे फिर वो गलता नहीं है, यानी फिर उस पर जंग नहीं आती है, उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जेडेन की परत चढ़ाकर, जो लोहा जो होता है यदि उसमें हम जिंक मिक्स कर दें, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिंक की परत चढ़ाने से भी क्या होता है? जो लोहा है वो गलता नहीं है, उसकी लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको एक रियल एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ। यदि आप में से कोई कभी दिल्ली गया हो तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीनार है, जिसे कुतुब मीनार कहते हैं। ठीक है। उस कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है, लगभग आज से 400 वर्ष से पहले से भी, और उस पर आज तक जंग नहीं आई हुई है। वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक भी जा चुके हैं इस बात की रिसर्च करने के लिए। तो उसमें क्या मिला हुआ है? वो प्योर लोहा नहीं है, उसके अंदर जिंक वगैरह कुछ और धातुओं का मिश्रण बना के वो बनाया गया है, जिसकी वजह से वो रात दिन धूप में खड़ा रहता है, हर जगह खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई दिक्कत नहीं आई है। दिल्ली के अंदर मौजूद है, आप कभी जाना हो तो देख सकते हैं जाके वहाँ पे। तो पहला उपाय क्या बताया मैंने? पेंट करके। दूसरा उपाय जिंक की परत चढ़ा के। तीसरा उपाय होता है मिश्र धातु बना के। देखिए, यदि हम किसी चीज का निर्माण शुद्ध लोहे से कर देते हैं तो फिर वो जल्दी चीज गल जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो कुछ ऐसी और धातुएं मिला देते हैं, तो कई सारी धातुओं के मिश्रण को बना के धातु बना दी जाती है, तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। फिर से वो गलती नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बता दूं, आजकल जो बाइक्स वगैरह आती हैं उसमें सब में एलॉय व्हील आ रहे हैं। पहले टाइम पे तान वाले व्हील होते थे, उनमें स्पोक व्हील बोलते हैं, जिसमें तान लगे होते हैं। लेकिन अब देखोगे आप ज्यादातर बाइकों में क्या मिलेगा आपको? एलॉय व्हील मिलेगा। आप उसे रात दिन सान के रखो, गला के रखो, बिल्कुल साफ मत करो, फिर भी उस पर जंग कभी नहीं लगती, क्योंकि वो प्योर लोहा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, उससे मिश्र धातु। तो एक ये भी उपाय है धातु को क्या करने से? गलाने से बचाने के लिए। चौथा उपाय है हमारे पास, वायुरोधी स्थान पर रखकर, यानी जिस चीज का संक्षारण हो रहा है आप एक काम करें, उससे ना तो वायु के संपर्क में आने दें, ना पानी के संपर्क में आने दें। ऐसी जगह रख दें कि जो ऑक्सीजन के संपर्क में भी ना रह पाए और ना ही किसी प्रकार की नमी रह पाए। तो जब वायु रोधी स्थान पर आप रख दोगे तो फिर वहाँ संक्षारण होने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? ना के बराबर हो जाएगी, ये लगभग होगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझें, अपने घरों में तुमने देखा होगा माता जी वगैरह जो आभूषण होते हैं वो क्या करती हैं? ज़्यादातर किसी रूअर में दुबका के डब्बे में रख दिया, या कोई अखबार वगैरह होता है तो उसमें। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जिससे कि वो जो हमारे आभूषण हैं चांदी वगैरह के, वो वायु के संपर्क में ना आवे, और वायु के संपर्क में यदि नहीं आएंगे तो फिर उन पर कालापन नहीं आएगा, उनका संक्षारण नहीं होगा। तो संक्षारण आप समझ चुके हैं। यहाँ से देखिए, कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं, या लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो आप उसमें आंसर लिखेंगे, लोहे की वस्तुओं को पेंट संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से इसको सीख लें। देखिए, अब हम समझते हैं विकृत गंध्यता। आइए देखिए, जानते हैं विकृत गंध्यता है क्या। तो विकृत गंध्यता का मतलब है कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं मुख्य रूप से जो तेल या वसा के माध्यम से बनाई जाती हैं, तो वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं या वायु के संपर्क में आती हैं तो उनका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, और उनकी जो खुशबू होती है, जो उनमें से गंध आ रही होती है, वो भी खराब हो जाती है।
तो उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आइए देखिए समझते हैं कैसे। तो वसा एवं तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं। देखिए वायु में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है उनके संग क्रिया करके उसको उपचयित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण उनके स्वाद एवं गंध, गंध मानी खुशबू, आपने देखा खाने पीने चीजों में खुशबू आती है, लेकिन जब वो बेकार रहता है तो उनकी खुशबू क्या हो जाती है, बुरी लगने लग जाती है, फिर हमें गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ ध्यान से। जैसे खाने पीने की चीज़ें जो बनती हैं, जैसे नमकीन हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक निश्चित समय के बाद धीमे धीमे इनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, इनका टेस्ट बिगड़ जाता है। स्टार्टिंग में तो बढ़िया रहता है जब बनी होती हैं, लेकिन धीमे धीमे एक आध महीना बीतते बीतते इनका टेस्ट में बहुत ही बुरे टेस्ट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता। अब सवाल है कि इस चीज से बचा कैसे जाए, यानी विकृत गंधता से कैसे बचा सकते हैं हम अपने खाद्य पदार्थों को। तो देखिए क्या करते हैं, तो विकृत गंधता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को पैक करते समय उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। आपको ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन। अब इससे होता क्या है, देखिए जो चीज 8 या 10 दिन में खराब होनी थी, यदि हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरते तो, और नाइट्रोजन गैस भरने से उसकी जो लाइफ साइकिल होती है मिनिमम 6 महीने तक हो जाती है। कितने महीने तक, लगभग 6 महीने तक वो खराब नहीं होता, उसका टेस्ट लगभग वैसे का वैसा ही रहता है। अब ज़्यादा दिन बीत जाए तब एक बात अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जैसे हल्दीराम हैं या जो ब्रांडेड वाली कंपनियां हैं, वो अपने नमकीन के पैकेटों में, चिप्स के पैकेटों में, कुरकुरे के पैकेटों में कुछ ना कुछ, हमें पहले लगता था कि इसमें हवा भरी भी होती है, हवा भरी भी नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी भी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपने भी बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, चिप्स भी आपने खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, नमकीन खाई होगी, तो उससे जब हम देखते हैं तो बिल्कुल एकदम फूली हुई होती है वो, उसके अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे कि उसका टेस्ट और उसकी जो खुशबू है वो खराब ना हो, वो बिगड़े ना, यानी विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विकृत गंधता से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप कह देना उसे पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पहले चैप्टर की आज लास्ट वीडियो है, और जितने भी टॉपिक हैं मैंने सारे इसमें कवर करने का प्रयास किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं इतना जब समझा, सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।